अपना ये कल का सम कंटिन्यूएशन में था। ठीक है, लास्ट हमने कौन सा पॉइंट कवर किया था? पॉइंट नंबर जी तक अपना हो गया है। ओके, एच, एक्सपेंसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन अमाउंटेड टू ₹10,000। इसका आगे तुम लोग लिखते ही जाना साथ में। एक्सपेंसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन अमाउंटेड टू ₹10,000। क्या आएगा एंट्री? कैपिटल रिडक्शन टू कैश। बैंक लेको पर बैंक दिया आपने। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। Next is Z proved insolvent and dividend of 10% was received from his estate. अब Z का ये तुम लोग को दिया हुआ है ऊपर कंटीजेंट लायबिलिटी में, देयर इज अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ 10,000 अंडर डिस्काउंट। दिस बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम Z। तो Z के ऊपर हमने बिल ड्रॉ किया था, वो बिल डिस्काउंट करके बैंक से पैसा ले लिया। अब अगर ड्यू डेट पे Z अगर बैंक को पैसा नहीं देता है तो हम लोग को बैंक को देना पड़ेगा इमीडिएट। ठीक है, तो Z इंसॉल्वेंट हो गया और ओनली 10% वॉज रिकवर्ड। ठीक है, अब जब भी Z इंसॉल्वेंट होता है तो पहला अपने ट्रांजेक्शन आएगा कि बैंक को पे करो। पहला ट्रांजेक्शन आएगा बैंक को पे करो, तो आएगा Z अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और दूसरा उसके पास से अपने को फाइनली वो लोग बोले कि 10% रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट ये अपने को पहले 10,000 बैंक को देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया अपने को Z से मिलेगा। Z से जो टोटल अमाउंट रिसीव करना था वो 10,000 था। ठीक है, यानी कि बाकी का 9,000 ये अपना बैड डेट्स होगा जो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। ठीक है, ये प्योरली एंट्री के हिसाब से अपन गए तो, और लॉजिक के हिसाब से अगर अपन गए ना तो हो क्या रहा है, अपने को बैंक को देना पड़ रहा है 10,000, Z से रिकवर हो रहा है 9,000, सॉरी 1,000, यानी कि 9,000 रुपया अपने को अपने पॉकेट से पे करना पड़ रहा है। और वो क्या पे कर रहे हैं? तो एक कंटीजेंट लायबिलिटी है जो अपन पे कर रहे हैं। तो अगर कंटीजेंट लायबिलिटी अगर पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, नेट ऑफ 9,000 का एंट्री लिख सकते। तो अगर तुम लोग ये दोनों एंट्रीज को कंबाइन करो तो वही हो रहा है, देखो Z यहाँ पे कट हो गया, बैंक में 10 माइनस 1 9 और कैपिटल रिडक्शन डेबिट 9, तो नेट एंट्री आ रहा है कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 9,000। आज समझ में? ठीक है, तो दो अल्टरनेटिव है, या तो पूरा लिटरल जैसे हमने वो बिल्स रिसेबल के टाइम पे एंट्री सीखा था वो एंट्री फॉलो करो, या तो डायरेक्टली नेट एंट्री यहाँ पे पास। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट वन, शेयर सरेंडर्ड एंड नॉट रीइश्यूड टू बी कैंसल्ड। ठीक है, तो जिसको जिसको शेयर सरेंडर से शेयर इश्यू करना था वो पहले के ट्रांजेक्शन से हमने कवर कर लिया। अब जितना शेयर सरेंडर हुआ लेकिन किसी को इश्यू नहीं किया वो फाइनली अपन कैंसिल कर दे। देखो हमने बेसिक एंट्री के टाइम पे भी वही किया था, लास्ट एंट्री जो शेयर सरेंडर था उसको कैंसिल किया। ठीक है, तो वो वाला ट्रांजेक्शन है। अपन थोड़ा रुक जाते हैं, पता चला कि उन्होंने जानबूझ के पहले ये बताया, हमने कैंसिल कर दिया। अब हमें नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो बोलेंगे कि शेयर सरेंडर से शेयर इश्यू कर।
तो पहले कंफर्म कर लेते कि पूरा खत्म हो गया है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते। द बैलेंस शीट शेयर प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू बी यूटिलाइज। ये दोनों को स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि बैलेंस शीट में शेयर प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व है। अब दो केसेस में इसको तुम लोग यूज कर सकते हो। पहला, अगर सम खुद बोलता है तो जितना बोला है पूरा का पूरा यूज कर लो। और दूसरा, अगर सपोज तुम लोग राइट ऑफ करने को गए और कैपिटल रिडक्शन में शॉर्टफॉल आया, ठीक है, तो जितना शॉर्टफॉल है उतना अपन यूज करें। अब यहाँ पे तो वो लोग ने क्लियरली बोल दिया कि शेयर प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व को यूज करो, यूज करना है। अमाउंट बोला नहीं है, तो जितना भी अमाउंट है पूरा का पूरा अपन यूज कर लेंगे। हाँ, समझ में। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, गुडविल इज कंसिडर्ड वर्थलेस। तो ऑब्वियसली वो राइट ऑफ करना पड़ेगा। अगर ये लाइन नहीं दिया रहता तो भी अपन गुडविल को राइट ऑफ करते ही। द कंपनी एक्सपेक्टेड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 45,000 per annum from the current year, which would be utilized entirely for reducing the debit balance of P&L account for next 3 consecutive years. The remaining balance of the said account would be written off at the time of capital reduction process. क्या मीनिंग है इसका? ओके, प्रॉफिट मिलने वाला है। ओके, पहले ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझा क्या? एंट्री बाद में सोचते हैं कि एंट्री क्या आएगा, लेकिन मीनिंग समझा कि वो क्या बोलना चाहते हैं। ऊपर देखो, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना दिया है? 10,60,000। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग पहले उसको राइट ऑफ करते हैं, पहला प्रायोरिटी वो आता है। तो 1060 अपने को राइट ऑफ करना है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि कंपनी 45,000 पर एनम का प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम करंट ईयर ऑनवर्ड्स, एंड एंटायर जो बैलेंस है, ये जो प्रॉफिट है, दैट विल बी यूज्ड टू राइट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, आगे के 3 साल के लिए। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट अगर प्रॉफिट आया यानी कि क्रेडिट बैलेंस आया और अपने पास पीएनएल में डेबिट बैलेंस है, तो बोल रहे कि 45,000 इंटू 3 इयर्स यानी कि 1,35,000, ये हम लोग को पीएनएल अकाउंट में डेबिट बैलेंस के फॉर्म में कंटिन्यू करना है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में राइट ऑफ नहीं करेगा। ठीक है, तो बाकी का जो 1060 है, वो 1060 में से 135 वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अभी उड़ा दो। 135 का बैलेंस बाकी रखो, और वो 135 का क्या करेंगे, तो आगे के 3 साल में 45 45 45 ऐसे करके 135 को उड़ाएगा, लेकिन वो अगेंस्ट पीएनएल अकाउंट उड़ाएगा, कैपिटल रिडक्शन के अगेंस्ट नहीं। ठीक है, तो कंपनी ये बोल रहा है कि आगे के साल में जो प्रॉफिट्स होगा, वो प्रॉफिट वो लोग पीएनएल डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो वो अभी कैंसिल मत करो। जो बाकी का पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस है, वो दोनों का भी कैपिटल रिडक्शन में खत्म कर दो। हाँ, समझ में। तो अगर ऐसा लाइन नहीं दिया रहता तो अपन पूरा 1060 पूरा का पूरा भी कैपिटल रिडक्शन के सामने एडजस्ट कर लेते। अभी अपन उतना एडजस्ट नहीं करेंगे, 1060 माइनस 135, ठीक है, उतना ही एडजस्ट करेंगे। बाकी का 135 अपने को बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है। समझ में आया? क्लियर है ना? तो ये राइट ऑफ वाला पार्ट है। पॉइंट नंबर एन में क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटर्न डाउन बाय 40%, अदर फिक्स्ड एसेट टू बी रिटर्न डाउन टू 4,10,000, stock to the extent of 10,000 considered to be obsolete.
Debtors to the extent of 11,000 considered irrecoverable. Other current asset to be revalued at rupees 75,000. Other current asset कितना है ऊपर? 80,000. तो वो भी कम हो रहा है, ठीक है. Any surplus after writing of various losses and reducing the overvalued asset should be utilized in writing down the value of plant and machinery further. इसका क्या मीनिंग है? Any surplus after writing off various losses and reducing the value of overvalued asset should be utilized for writing down the value of plant and machinery further. सर मतलब सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? कहाँ पे यूटिलाइज करना है? प्लांट एंड मशीनरी को फर्दर राइट ऑफ करना है. अब देखो उन्होंने पहले पॉइंट नंबर एन में प्लांट एंड मशीनरी को 40% से डाउन करने को बोला है, ठीक है. उसके बाद में पॉइंट नंबर एस पर बोल रहे हैं कि सब राइट ऑफ हो जाने के बाद फिर भी अगर कुछ सरप्लस बचा तो वो सरप्लस यूज करो प्लांट एंड मशीनरी को और एक बार राइट ऑफ करने के, यानी कि 40% तो राइट ऑफ करना ही है, ठीक है. उसके लिए पैसा कम पड़ेगा ही नहीं, कैपिटल डिडक्शन में सफिशिएंट अमाउंट रहेगा, 40% तो राइट ऑफ हो ही जाएगा. लेकिन अगर कुछ सरप्लस बचा, फॉर एग्जांपल 50,000 बैलेंस बाकी रहा कैपिटल डिडक्शन में सब राइट ऑफ करने के बाद, तो वो 50,000 वापस प्लांट एंड मशीनरी को फर्दर राइट ऑफ करें. समझ में आया? यानी कि नॉर्मली अपन क्या करते हैं, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में जो बैलेंस आता है वो कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, या पे कैपिटल रिजर्व में नहीं डालना है, ठीक है. वो अपने को प्लांट एंड मशीनरी को फर्दर राइट ऑफ करना है. तो अपन ऐसे कर सकते हैं ना कि पहले प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करेंगे ही नहीं, 40% बोला है ना, वो राइट ऑफ करेंगे ही नहीं. डायरेक्टली कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में जो बैलेंस है वो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू 1 by 1 राइट ऑफ करना स्टार्ट करो. प्लांट एंड मशीनरी को लास्ट में ले और बैलेंस फिगर ले लो. तो वो जो बैलेंस फिगर लोगे ना वो 40% और प्लस जो एडिशनल अमाउंट सरप्लस का बचा वो दोनों कवर कर लेगा, ठीक है. एक लमसम ऐसे लेते हैं कि सपोज 40% आ रहा है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस, ठीक है, और 50,000 का बैलेंस बचा, तो पहले पर 1 लाख राइट ऑफ करेंगे, उसमें बैलेंस फिगर 50 आएगा, वो वापस प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे. एंट्री में एक ही अकाउंट 2 बार लिखेंगे, वो प्रॉपर नहीं लिखेगा. तो अपन क्या करेंगे, पहले प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख लिखेंगे ही नहीं, बाकी का हर अकाउंट लिख देंगे. और जब बैलेंस फिगर देंगे प्लांट एंड मशीनरी तो वो ऑटोमेटिकली 1,50,000 आ जाएगा, 1,40% का और बाकी का 50,000 सरप्लस का एक ही बार लिखेंगे. आया समझ में? ठीक है. तो इसको कैपिटल रिजर्व में नहीं डालना है, प्लांट एंड मशीनरी को ही राइट ऑफ करना है, ठीक है. पॉइंट नंबर टी, अ डिसेंटिंग शेयर होल्डर ट्रांसफर्ड इज 100 शेयर टू अ डायरेक्टर. अब ये क्या है? लेकिन है क्या, ट्रांजेक्शन है क्या? ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर यानी क्या, तो दो शेयर होल्डर्स रहते हैं, असेंटिंग और डिसेंटिंग. असेंटिंग बोला तो जो लोग ने ये रिजोल्यूशन में यस बोला वो लोग रेडी है रिजोल्यूशन में जाने के लिए, ये प्रोसेस पे जाने के लिए. और डिसेंटिंग यानी कि ऐसे शेयर होल्डर जो ने नो बोला है रिजोल्यूशन पास करने के टाइम पे, ये सब रिजोल्यूशन जो भी पास हुआ रहेगा तभी उन्होंने नो बोल दिया. अब सेबी के रूल के हिसाब से डिसेंटिंग वालों को एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना पड़ता. एग्जिट अपॉर्चुनिटी यानी कि अगर वो लोग को ये सब स्कीम में नहीं जाना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब लोग जा रहे हैं इसके लिए हम लोग को भी ना चाहते हुए भी जाना पड़े, ठीक है. तो ऐसे डिसेंटिंग वालों को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिया जाता है. तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी क्या रहता है, तो वो लोग को हम लोग बोलते हैं कि तुम लोग अपना पैसा लो और कंपनी छोड़ के निकल जाओ. जो बाकी बच गए वो लोग ये प्रोसेस में सब लोग साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो उसे बोलते हैं डिसेंटिंग. अब क्वेश्चन ये आता है कि जब भी कंपनी ही लॉस मेकिंग है, ठीक है, और सभी को पता है कि कंपनी लॉस मेकिंग है और रिजोल्यूशन में अगर ना बोला तो एग्जिट रूट मिलेगा, तो हर कोई ना ही बोलेगा कि पैसा लेके निकल जाते हैं, ठीक है.
तो ये ऐसे तो पॉसिबल होगा ही नहीं, रिजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है कि एक शेयर होल्डर है जो डिसेंटिंग है, एक या मल्टीपल शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स है। अब ये शेयर डायरेक्टर ने खरीद लिए, यानी कि वो रिजोल्यूशन में हाँ बोलने को रेडी नहीं था। तो कंपनी के डायरेक्टर ने आउट ऑफ दी कंपनी, कंपनी के अकाउंट्स पे इसका कोई एंट्री नहीं आएगा। ये बिटवीन टू शेयर होल्डर्स है। मेरा शेयर मैंने ऋतिक को बेचा, अब मैं शेयर दूंगा और ऋतिक से कैश लूंगा, उस पर कंपनी को क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिर्फ वो लोग नाम चेंज करेंगे, मेरा नाम कट करेंगे और ऋतिक का नाम ऐड करेंगे, तो इस पर कंपनी कंसर्न नहीं है। तो सेम वे वन ऑफ द डिसेंटिंग शेयर होल्डर उसने अपना शेयर डायरेक्टर को बेचा, शेयर होल्डर चेंज हो रहा है, वो लोग तो आपस में उसका सेटलमेंट करेंगे, कंपनी का इसमें कोई कंसर्न नहीं। और क्योंकि कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कंपनी की बुक में इसका एंट्री नहीं है। समझा? अगर इसका पैसा कंपनी ने दिया रहता ना तो अपने को एंट्री पास करना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैश फ्लो बैंक करके एंट्री पास कर। हाँ समझ में, जैसे वो बायबैक में और रिडम्पशन में होता है वैसे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर ने वो खरीदा है, कंपनी ने कुछ दिया नहीं है, तो ये नो एंट्री में काउंट कर। ठीक है, रिक्वायर्ड गिव जर्नल एंट्रीज एंड द बैलेंस शीट। तो इस पे अभी जो भी बाकी रहा है ना, वो शेयर सरेंडर से रिलेटेड कुछ भी बाकी नहीं, तो शेयर सरेंडर को अपन कैंसिल कर सकते। ठीक है, तो अभी चेक करो स्टार्टिंग से हर एक एंट्री। शेयर सरेंडर जहाँ पे क्रेडिट हुआ है उसको प्लस करो, डेबिट हुआ उसको माइनस करो, हर एक एंट्री फर्स्ट एंट्री से चेक करो। कितना? 139। ओके, तो एंट्री क्या आएगा? शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन। लिख लो एंट्री। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर जे। पॉइंट नंबर जे, शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन 139। शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन 139। चलो अभी जे हो गया, के में आ जाओ। बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू बी यूटिलाइज्ड। तो बताओ एंट्री। रिजर्व टू कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिडक्शन टू रिजर्व? रिजर्व टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो वन बाय वन दोनों को डेबिट करो। शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट 70,000। शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट 70,000। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 80,000। अभी देखो, एल से लेके एस तक सब राइट ऑफ वाला ही एंट्री है, सब राइट ऑफ है, तो अपन एक ही एंट्री में सब कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर लिखो, एल टू एस। एल टू एस नेक्स्ट वाले में तुम लोग आई थिंक ये एबीसीडी वाइज ही नंबरिंग दे रहे हो ना? हाँ, तो एल टू एस कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। चलो अभी इस पे स्टार्ट टू एंड सब एंट्रीज चेक करो। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ प्लस करते जाओ, डेबिट हुआ माइनस करो। सबको अलग अलग आ रहा है। सभी ने ये सभी एंट्रीज कवर किया ना? कल लिखा नहीं था बाद में वो, अगर कोई एंट्री मिस किया रहेगा तो अब डिफरेंट आएगा। पहले पहले तो ये चेक करो, ए से लेके तुम लोग ये कौन सा है जे तक, वो अल्फाबेट्स आया है क्या तुम लोग के एंट्रीज में? एक भी मिस नहीं हुआ है ना बीच में? हाँ चलो अभी एक जन अमाउंट बोलते जाओ एंट्री वाइज और सब लोग देखते रहो। थ्री सिक्सटी भी है, 72 भी है, दो एंट्रीज अलग अलग। ये बीच में और नहीं है, तीनों एंट्रीज तुम लोग को कवर करना है।
एक फटाक से बोलते जाओ ना, लाइन से बोलते जाओ, स्टार्टिंग से एक एंट्री वाइज बोलते जाओ। ऋतिक तू बोलते जाओ, बाकी लोग टोटल मारते जाओ, चलो फटाक से। 970 at 1160 at 5,000 less, 10,000 less, 9,000 less, 139 at 10,000, 80,000 at 1657 1657 आया। ओके चलो देखो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1657। टू, अब वन बाय वन ट्रांजेक्शन लेते जाओ। पॉइंट नंबर एल में वो लोग ने गुडविल बोला है, ठीक है। अब इस पे अपन एक ऑप्शन के जो एल से लेके एस तक जो दिया है वो ऑर्डर में ही राइट ऑफ करते हैं, या तो अपना जो ओरिजिनल ऑर्डर है वो फॉलो करते हैं। तो ओरिजिनल ऑर्डर फॉलो किया तो पहले पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पीएनएल डेबिट, अब उसमें तुम लोग को 10,60,000 का बैलेंस दिया है, उसपे से 45,000 इंटू 3 साल 135 वो अपने को रखने को बोला है, ठीक है। तो वो माइनस करो, जो बाकी का अमाउंट है वो राइट ऑफ करो 925। ये वो 1657 से माइनस करते जाओ, बैलेंस कितना आ रहा है चेक करते रहो। चलो ये हो गया। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी आता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। सम साइलेंट है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन फिर भी वो राइट ऑफ करना कंपलसरी, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 30, अंडरराइटिंग कमीशन 20, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10। ठीक है, तो पहला प्रायोरिटी पीएनएल चला गया, दूसरा प्रायोरिटी मिसलेनियस चला गया, विद तीसरा प्रायोरिटी बैलेंस शीट का गुडविल जाएगा, गुडविल अकाउंट 1 लाख। इसके हमने फोर्थ प्रायोरिटी आएगा अदर एसेट, जो सम बताएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर एल पे आ जाओ। गुडविल इज कंसिडर वर्थलेस, वो हमने कवर कर लिया। पॉइंट नंबर ए में पीएनएल अकाउंट को राइट ऑफ करने को बोला है, वो हो गया है। पॉइंट नंबर एन, प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करना है, वो लास्ट में बैलेंस से भी कर लेगा। पॉइंट नंबर ओ अदर फिक्स्ड एसेट, अदर फिक्स्ड एसेट 410 पे लेके आने को बोल रहे हैं। राइट रिटर्न डाउन टू 410, अभी कितना है 430, तो 430 माइनस 410 यानी कि 20,000 राइट ऑफ करना है। उसके बाद में है स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 कंसिडर्ड ऑब्सोलीट। डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 11,000 कंसिडर्ड इरिकवरेबल। बताओ यहाँ पे डेटर्स लिखो या आरडीडी लिखो या बैड डेट्स लिखो? बैड डेट्स, डेटर्स, बैड डेट्स या आरडीडी, तीन ऑप्शन। बैड डेटर्स आएगा,
बैड डेट्स डेबिट होता है, एंट्री में क्रेडिट नहीं कर। एंट्री के हिसाब से बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और डेटर्स आता है। तो बैड डेट्स पीएनए में जाना चाहिए, या फिर अपन कैपिटल रिडक्शन का स्कीम फॉलो कर रहे हैं तो पीएनए के जगह पे कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया। ठीक है, तो सिर्फ डेटर्स को क्रिएट करना बाकी है। डेबिट बैड डेट्स ऑटोमेटिकली इस पे कवर्ड है। ठीक है, और प्रोवाइड करके वर्ड रहेगा तो ही आरडीडी आएगा, बाकी डायरेक्टली डेटर्स ही लिखना है। 11,000 अदर करंट असेट। अदर करंट असेट रिवैल्यूड 75, कितना है ऊपर? तो 80 माइनस 75, 5,000 राइट ऑफ करेंगे। पॉइंट नंबर एस, वो प्लांट एंड मशीनरी को फर्दर राइट ऑफ करना है, तो अभी प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस भी कर लेते। Twenty. 536। ठीक है, क्रॉस चेक करते, प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है ऊपर? 10 लाख। तो 10 लाख का 40% 4 लाख होता है। 4 लाख राइट ऑफ करना था, अपन 526 कर रहे हैं, यानी कि 126 फर्दर राइट ऑफ। वो जो सरप्लस राइट ऑफ करने को रहता है ना, फर्दर राइट ऑफ करो, तो 126 का फर्दर सरप्लस हमने राइट ऑफ। समझा? तो लिटरल इसके हिसाब से अगर जाते हैं तो पहले प्लांट एंड मशीनरी ऊपर लिखते हैं 4 लाख, और मैं वापस यहाँ पे लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, उसका आता है 126। तो दोनों मिला के 526 राइट ऑफ होता है। हमने वो बैलेंस भी कर लिया। ठीक है, एक नेक्स्ट दे दो टी करके। शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, shares are transferred by dissenting shareholder. Shares are transferred by dissenting shareholder to a director. To a director is a transaction between two shareholders. Is a transaction between two shareholders. Therefore, no entry in the books of the company. Therefore, no entry in the books of the company. चलो, अभी एंट्रीज वाला पार्ट अपना हो गया। अभी प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। बाप रे, बहुत ट्रांजेक्शन है, सब याद करके करना पड़ेगा। अगर एक भी भूल गए इफेक्ट देना तो गए काम से। और अपना प्रॉब्लम ये है कि 3 दिन में ये सम कर रहे 3 दिन का एंट्रीज याद करना पड़ेगा। चलो हेडिंग दे दो। बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड। बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। स्टार्ट करें।
स्टार्ट करें। चलो, नॉन असेट्स, नॉन करेंट असेट, उस पे फर्स्ट पीपी। असेट्स, नॉन करेंट असेट्स, उस पे पीपी। नोट नंबर 1 बना दो। दो आइटम्स है, प्लांट एंड मशीनरी और अदर फिक्स्ड असेट। नोट नंबर 1। प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख है, उस पे से हमने 5,26,000 राइट ऑफ किया। 526 राइट ऑफ किया, तो कितना बाकी रहा? 474। अदर फिक्स्ड एसेट, अदर फिक्स्ड एसेट अपन उसको लेके आए थे 410 पे, 20,000 का राइट ऑफ था। कितना आ रहा है टोटल? 8 लाख। चलो नेक्स्ट। सेकेंड हेडिंग जो आता है वो आता है गुडविल। गुडविल था लेकिन राइट ऑफ कर दिया, तो वो नहीं आएगा। उसके बाद में आएगा फाइनेंशियल, उस पे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 15,000, उस पे कुछ चेंज हुआ है क्या? उसको कुछ राइट ऑफ वगैरह किया नहीं, तो 15 का 15 ही रहेगा। उसके बाद में स्टॉक, डेटर्स, कैश, अदर करंट एसेट, ये सब करंट में जाएगा। इन्वेंट्रीज, 1 लाख का स्टॉक है, उसको हमने 10,000 से राइट ऑफ किया था, तो 1 लाख माइनस 10,000, 90। फाइनेंशियल एसेट, उस पर ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में एक डेटर ही दिया है, डायरेक्ट आप ही लिख देते हो। डेटर्स है 40 का, उसमें से हमने राइट ऑफ किया 11। उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 25,000 का बैलेंस है। ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हुआ है? एक एक्सपेंसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन हमने पे किया 10,000 का, ठीक है। उसके बाद में वो जेड इंसॉल्वेंट हुआ था, तो उस पर नेट इफेक्ट अपने को 10 पे किया, 1,000 मिला, यानी कि 9,000 पे किया, तो -9,000 जेड का। आई थिंक और कुछ नहीं है।
तो 19 गया। बराबर। नेक्स्ट। हाँ हाँ, तो नेट 9,000, ये 10,000 अलग है, ये एक्सपेंसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर वाला पॉइंट। ये वो 10,000 एक्सपेंसेस का, और ये 9,000 जेड वाला। नेक्स्ट है अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट में 75 आएगा, 5,000 राइट ऑफ किया है। अब देखो, पीएनएल अकाउंट में अभी भी 135 का बैलेंस है, वो हमने राइट ऑफ नहीं किया है। ठीक है, प्रिलिमिनरी, अंडरराइटिंग और डिस्काउंट, ये तीनों राइट ऑफ हो गए। लेकिन ये जो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है, वो अभी अपन असेट में नहीं लिखते न्यू फॉर्मेट के हिसाब से, वो रिजर्व सरप्लस में नेगेटिव में आया, अदर इक्विटी में। ठीक है, तो ये टी फॉर्मेट में उसको असेट में लिखा जाता था, लेकिन अपना वर्टिकल फॉर्म में वो अदर इक्विटी में ही काउंट होगा, नेगेटिव में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना असेट साइड खत्म हो गया। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल, नोट नंबर 2। ऑथोराइज दिया है, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। कितना आएगा कैपिटल, ये तुम लोग मुझे बताओगे। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवाता हूँ, ट्रांजेक्शन में पहले शेयर सब डिविजन हुआ था, उसके बाद में वो रिड्यूस हुआ था, नहीं सरेंडर हुआ था। ठीक है, सरेंडर में से बाद में हमने अलग अलग लोगों को शेयर इश्यू किया था, बाकी का कैंसिल किया था। तो अभी तुम लोग को ये बताना है कि फाइनल कैपिटल बचा कितना। कितना? 662।
661। क्या किया तुम लोगों ने, प्लस माइनस? परफेक्ट। ओरिजिनल जो कैपिटल था उसमें से शेयर सरेंडर हुआ तो कैपिटल कम होगा, वापस शेयर इशू होगा, वो कैपिटल वापस आ जाएगा। क्या वापस नहीं आएगा? जो लास्ट में शेयर सरेंडर को कैंसिल किया वही वापस नहीं आएगा। तो सिर्फ शेयर सरेंडर कैंसल्ड वाला पार्ट माइनस कर दो, तुमको नया कैपिटल मिल जाएगा। समझ गए? तो वो काफी इजी है, मीन्स बाकी अपन वो हर एक एंट्री वाइज जाते हैं कि पहले ये क्रेडिट हुआ तो प्लस करो, डेबिट हुआ माइनस करो। और उसमें भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि अभी अपना शेयर पहले 100 का था, बाद में वो 10 पे कन्वर्ट हुआ, तो 10 वाले के हिसाब से वर्किंग करना है वगैरह। ठीक है, तो बेस्ट ये है कि जितना शेयर सरेंडर कैंसिल हुआ ना वो सिर्फ माइनस कर दो, बाकी का शेयर तो ऑलरेडी आ चुका है। एक जन से लिया दूसरे को दे दिया, कंपनी के लिए तो कैपिटल रहा ही ना, वो कैंसिल ही नहीं हुआ, तो वो माइनस नहीं करना है। सिर्फ जो एक जन से लिया लेकिन दूसरों को नहीं लिया यानी कि कैंसिल कर दिया, वो वापस नहीं आया, वो अपने को सिर्फ माइनस कर दे। क्लियर? नहीं, क्योंकि हमने नया शेयर इश्यू नहीं किया है, किसी का शेयर लेके किसी को दे दिया। कंपनी ने इश्यू किया रहेगा तो उसको बताना पड़ता है कि ये शेयर हमने इश्यू किया और उसका पैसा नहीं। ठीक है, तो फाइनली कितना बताया? 661। अभी शेयर ऑफ 10 ईच है तो डिवाइड बाय 10 करो। 66,100 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड। और इसको टोटल कितना था पहले कैपिटल? 8 लैक्स माइनस कितना कैंसिल किया? 139 कैंसल्ड डिवाइड बाय 10। तो 661 मिलेगा। नहीं नहीं, मैं 90% पहले सरेंडर हुआ, ठीक है, तो पहले 8 लाख का था, उसका 90% 7,20,000 का सरेंडर हुआ, लेकिन बाद में री इश्यू भी होते गया ना, तो वही एंट्री को अपन कैंसिल कर। नहीं 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 नहीं, पहले वो जो 720 सरेंडर हुआ, बराबर, 7,20,000, वो 7,20,000 में से 5 लाख का डिबेंचर को दिया तो वो शेयर वापस आ गया ना। हाँ हाँ हाँ, टोटल 100% 8 लाख था। ठीक है, 8 लाख में से कितना सरेंडर हुआ वो छोड़ दो, फाइनली कैंसिल कितना हुआ? तो कैंसिल अपना हुआ 139 का। ठीक है, तो 8 लाख में से पहले का 80,000 तो पहले से था, 720 में से जितना इश्यू हुआ वो वापस आ गया, और जो 139 बचा वो सिर्फ कैंसिल हुआ, यानी कि टोटल ओवरऑल कैपिटल में से सिर्फ 139 ही कैंसिल हुआ ना। नहीं आएगा, सेव आएगा। आप 720 में से कैंसिल हुआ वो माइनस करो पहले, ठीक है, प्लस उसमें 80,000 को ऐड करो, तो आपको ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 661 आया ना आंसर? हाँ, चलो, अदर इक्विटी में वो P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस बाकी रहा है ना,
वो कंटिन्यू होगा। 45,000 इंटू 3 का बाकी है। वन जीरो फाइव आएगा ना? नहीं नहीं, 135, 135। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा। 135 नेगेटिव डेबिट बैलेंस है। इसके अलावा ऑलरेडी बैलेंस शीट में शेयर प्रीमियम था, कैपिटल रिजर्व था, वो हमने कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया था, तो वो नहीं आएगा। उसके अलावा कैपिटल रिडक्शन का अगर बैलेंस है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ रहेगा, तो अपने को लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमने बैलेंस फिगर प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ किया था, तो कैपिटल रिजर्व में कोई डाला नहीं, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ ये एक ही आइटम। समझ में आया? नेक्स्ट, लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, बोरोविंग्स। बोरोविंग्स पे वो 6% प्रेफरेंस शेयर है, देखो उसको हमने 15% में कन्वर्ट किया था, याद आया? डिविडेंड का अमाउंट सेम रखना था, तो नया प्रेफरेंस शेयर अमाउंट कितना आया था? 40,000। डिबेंचर को हमने कम किया था, कितने पे कम किया था? 5 लाख पे लेके आए थे, ठीक है, तो 5 लाख अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा क्या? वो हमने निकाल दिया। और सपोज अगर वो रहता तो आता क्या? यहाँ पे नहीं आता, वो अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। समझा? बोरोविंग में वो नहीं आता, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू, ऐसे दो अलग अलग टर्म्स है, दोनों भी कवर होते हैं अदर करंट लायबिलिटी, यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, तो 5,40,000। और कुछ है क्या? प्रेफरेंस शेयर लिख दिया ना, हो गया, और कुछ नहीं। फाइव फोर्टी। नेक्स्ट डायरेक्टली आएगा करंट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या अपना? नहीं है, तो डायरेक्टली ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट तुम लोग बताओ मुझे कितना आएगा? 18। 80 या 18? 18,000।
अभी बाकी रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, कहाँ पे जाएगा वो? एक देखो प्रोविजंस करके हेडिंग है, फाइनेंशियल लायबिलिटी के बाद में प्रोविजंस है, उसके बाद में अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो प्रोविजंस पे जाएगा। तो इसके नीचे बी करके नंबर देना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी के नीचे प्रोविजंस। आइडियली नोट बनाना चाहिए। 15,000 आएगा, ले लो टोटल। व्हाट आई, मस्त सम था ना, बहुत बड़ा सम है। इतना बड़ा सम एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं करेगा अपन कि इतना बड़ा सम एग्जाम में आए, लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ओवरऑल सम का लेंथ बड़ा ही रहता है। और एग्जाम में जो सम आता है उसमें अगर सम बहुत बड़ा पूछा तो वो लोग सिर्फ एंट्रीज पूछते हैं। ठीक है, और अगर नॉर्मल साइज का सम है तो वो लोग एंट्रीज विद बैलेंस शीट पूछेगा। ठीक है, और एक एडिशनल चीज जो पूछते हैं वो आता है कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बनाओ। हमने एक सब में बनाया था रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट। ठीक है, तो वो अकाउंट बनाने की बोलते हैं। इससे ज्यादा ये चैप्टर में और कुछ नहीं है, तो ये चैप्टर पूरा अपना कवर हो गया। इस पे हमने रेगुलर जो एंट्रीज है वो कवर किया। ये कैपिटल रिडक्शन का जो सॉरी शेयर सरेंडर का जो एंट्रीज है वो हमने कवर। तो दो वेराइटीज है, एक नॉर्मल कैपिटल को रिड्यूस करना और एक शेयर सरेंडर के थ्रू रिड्यूस करना। ठीक है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी आएगा क्या इसके नीचे? आएगा? नहीं आएगा। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड अरियर्स में था, लेकिन हमने वो डिविडेंड को पे कर दिया। शेयर सरेंडर से शेयर्स दिया था, हर 100 रुपए का शेयर कुछ था ना। ठीक है, तो अभी वो नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा था जेड का, वो सेटलमेंट हो गया, तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है।